आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को लखनऊ में अपना 67वां जन्मदिन मनाया। मालबनू स्थित बसपा के राज्य मुख्यालय पर जन कल्याण दिवस के रूप में मनाए जा रहे अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम और अनुभव ठीक नहीं रहा, लिहाजा पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं और हमेशा की तरह ये आज भी मना रहे हैं। और अब मैं सबसे पहले ऐसे अपने उन सभी शुभचिंतकों का और विशेषकर बीएसपी के लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हैं। सुनील भाई थोड़ा खिसक जाओ। जो इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर वे अपने महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के लिए खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर तथा जिनके बताए हमारी पार्टी की रही सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों नई जनहित की योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी मदद दी हुई है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर एकजुट होकर व सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से व सत्ता में आने से ही रोका है। ये भी सर्वविदित है। जबकि ऐसी मानसिकता रखने व नीतियों पर चलने वाली खासकर कांग्रेस, बीजेपी समर्थक पार्टियों की वजह से ही अपने देश में यहाँ शुरू से ही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार आदि भी लगातार बढ़ रहा है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफ़ी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। इसके साथ ही SC व ST के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं बल्कि OBC के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूर देखने को मिला है, जिसके तहत ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने SC व ST के आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही
पक्षियों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी बहुत अनुचित कार्य कर रही है, जिसकी खास वजह से ही इस बार यूपी निकाय चुनाव भी प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है, जिसके तहत ही सपा सरकार ने ओबीसी की 17 पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर व उन्हें एससी वर्ग में शामिल करने का भी ये गैस करके इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से तथा पूरे तन मन धन से व हर स्तर पर इसे सत्ता में जरूर लाना होगा। तभी फिर इन लोगों को बाबा साहब के दिए गए संविधानिक कानूनों का सही से पूरा लाभ मिल सकता है और तभी ये लोग यहाँ अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए यदि ये लोग पूरे देश में जी जान से जुड़ जाते हैं तथा बाबा साहब का ये सपना साकार कर देते हैं तो फिर ये इनका मेरे जन्मदिन पर विशेष कीमती तोहफा भी होगा। वैसे भी इसके सिवाय मुझे इनसे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में मेरे ये लोग अब मुझे आगे कतई भी निराश नहीं करेंगे और इसके लिए मेरे नेतृत्व में हमारी पार्टी ने पिछले 1 वर्ष में जो भी प्रयास किए हैं तो उसे विशेषकर बीएसपी से जुड़े नए लोगों व वर्तमान युवा पीढ़ी तथा आगे आने वाली पीढ़ी के भी जानने और समझने के लिए हमने हर वर्ष की तरह इस वर्ष की आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के 18वें हिंदी व अंग्रेजी लाखों परिवारों को ओबीसी के आरक्षण से वंचित कर दिया और फिर ये सभी जातियां ना ओबीसी में रह पाई और ना ही एससी में उन्हें शामिल किया जा सका और ये गलत कार्य करने पर सपा सरकार को कोर्ट की फटकार अलग लगी और तब फिर ये जातियां पुरानी स्थिति में वापस आई। इसके साथ साथ सपा सरकार ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण को भी खत्म कर दिया और इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे फिर पास भी नहीं होने दिया गया। जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ, जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों एवं पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ दिया गया है। अन्य सभी मामलों में भी इनका प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। ऐसी स्थिति में अभियान कम से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या वो प्रभावित हुआ है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए। मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को
तैयार करें, आज नहीं तो कल। ये जो जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहाँ मशीन से शुरू हुआ, तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहाँ खत्म कर दिया। बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के डीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल भी खाना है। ईवीएम बैन करने के लिए हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी का वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां, उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है, ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। तो मैम ईवीएम बैन करने के लिए आप क्या करेंगी? और आप क्या करेंगी इसके लिए? नहीं, हम लोग तो हम तो जो कर सकते थे। क्या बीएसपी कोई मूवमेंट करेगी, आंदोलन चलाएगी? मायावती जी, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा, आज फिर हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए। क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? बहन जी, एक सवाल है। बिहार जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया, वो बयान जो है क्या कहते हैं, रामचरितमानस की एक दोहाई के खिलाफ था। और दूसरा, उन्होंने उस बयान पे वो अडिग है कि मनुस्मृति BR अम्बेडकर साहब ने चलाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप उस बयान का समर्थन करते हैं? पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, एक तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम। यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोलिए तब मैं प्रतिक्रिया देती। तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है। बहन जी, राहुल गांधी की यात्रा को आप किस नजरिए से नहीं है, और जब तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं। बहन जी, ये जो बीजेपी है, बीजेपी पसमानदा कर रही है, पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ है। और आप भी, हमने देखा है ग्राम मसूद को ज्वाइन कराया। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमानदे के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ के कार्यक्रम हो, संघर्ष हो आदि के क्रम में, खासकर मेरे सामने आने वाली कठिन चुनौतियों, अनेकों प्रकार के संघर्षों एवं विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों तथा उनसे निपटने आदि का वास्तविक वर्णन व विवरण तथा साफ सुथरा लेखा जोखा होता है, उसका विमोचन करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बीएसपी के बारे में ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी धन्ना सीटों के धन बल पर व उनके इशारों से कोसों दूर रहकर यहाँ विशेषकर मेहनत कर बहुजन समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए समर्पित पार्टी है। इसके साथ ही नेताओं के स्वार्थ बल पर व चुनाव जीतकर इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी सिद्धांत पर सख्ती से चलते हुए अब मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। जबकि बीएसपी ने एक दो बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह
उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर बीएसपी को ही हानि ज़्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज़्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा के लोग गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ, रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर तो जिस एरिया में ज़्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया के मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफ़ी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं, तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए। बहन जी, राहुल गांधी की यात्रा को कितना असर आप मानती हैं होगा? उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है, आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ। आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुर्म जाती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे, तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। सवाल है कि पहले भाजपा जो है बाहुबलियों को माफियाओं को दूर रखने की पार्टी थे, लेकिन अतीक अहमद के परिवार को शामिल करने की क्या मजबूरी पड़ गई? परिवार जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को किया। उसकी औरत कौन सी माफिया है? बीएसपी अपने संगठन में विस्तार कर रही है, बीएसपी अपने संगठन को बदल रही है, क्या पुराने नेताओं के आपके दरवाजे खुलेंगे? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे करते थे उनको लेते नहीं हैं। और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। योजना बनाई जा रही है, उसमें आपकी क्या भूमिका? बीएसपी की जो विचारधारा है, तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़े। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।